ॐ गं गणपतये नमः। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लर्न साइंस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, इस व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था और यह किसानों से किस तरह से कर वसूली की जाए, इसके लिए कंपनी और जो जिम्मेदार थे उनके बीच यह समझौता हुआ था। तो यह 22 मार्च 1793 में इस व्यवस्था को लागू किया गया था और इस व्यवस्था के द्वारा वहाँ के किसानों से कर वसूल किया जाता था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने के पहले जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई तो उसके सामने भू राजस्व व्यवस्था की कैसे की जाए, इसका प्रश्न खड़ा हुआ। इसके लिए उसने नई नीति का निर्धारण किया जिसे हम कहते हैं स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। कॉर्नवालिस ने जो यह व्यवस्था लागू की थी, इसके दो प्रमुख बिंदु सामने आए, सुधार के दो प्रमुख बिंदु सामने आए। पहला, भूमि में निजी संपत्ति की अवधारणा को लागू करना और दूसरा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की इस व्यवस्था के अंतर्गत जो मध्यस्थ होते थे या बिचौलिए होते थे, उन्हें भूमि का स्वामी घोषित कर दिया गया। दूसरी ओर जो किसान थे उन्हें अधीनस्थ रैयत के रूप में घोषित कर दिया गया और जो सामुदायिक संपत्ति थी उसे जिम्मेदारों के अधीनस्थ रखा गया। उस समय वहाँ की भूमि थी उसे विक्रय के योग्य बना दिया गया। जिम्मेदार थे उन्हें एक निश्चित समय के अंदर कंपनी को भू राजस्व का जो कर होता था उसे जमा करना होता था। 1793 में बंगाल रेगुलेशन के अंतर्गत एक नया कानून लाया गया जिसे हम सूर्यास्त कानून के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत शाम होने के पूर्व जो कर था वह सरकार को दे दिया जाए तो वह अपनी जमीन का स्वामी हो सकता है। नहीं तो अगर वह सरकार का कर अगर नहीं जमा कर पा रहा है तो उसकी जमीन यह सरकार के हिस्से में चली जाती थी। इस प्रावधान के द्वारा यह कहा गया था कि जो भी किसान जमींदार का कर नहीं अदा कर पाएगा उसकी चल और अचल दोनों संपत्ति पे जमींदार का अधिकार होगा। इस तरह से कंपनी का बंगाल के भू राजस्व कर में जो यह व्यवस्था लागू की गई थी तो कंपनी के कर में दुगनी बढ़ोतरी हो गई थी और कंपनी के पास ज़्यादा से ज़्यादा कर आने लगा था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व वसूली की स्थायी व्यवस्था लागू की थी। आरंभ में यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए लागू की गई थी, किंतु कंपनी को इससे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ, इसलिए इस व्यवस्था को स्थायी तौर से 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के रूप में इसे परिवर्तित कर दिया गया। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की कुछ विशेषताएं, जैसे कि कॉर्नवालिस द्वारा यह शुरुआत में इस व्यवस्था को लगभग 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था, किंतु कॉर्नवालिस ने जब देखा कि कंपनी को इससे बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है, इसलिए उसने इस व्यवस्था को स्थायी तौर पे लागू कर दिया गया और इसका नाम स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था रखा गया। फिर यह शुरुआत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को भारत के 19% भाग पर यह व्यवस्था लागू की गई। फिर यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक आदि जगहों में यह लागू किया गया। फिर इस व्यवस्था के अंतर्गत यह प्रावधान रखा गया था कि जो जमींदार है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के उपरांत जिस तरह से चल संपत्ति का बंटवारा होता है उसी तरह से अचल संपत्ति का भी बंटवारा उत्तराधिकारों में कर दिया जाएगा। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की अगली जो विशेषता थी, जमींदारों को भूमि स्वामी के रूप में मान्यता दी गई थी। इसके अंतर्गत जमींदार जो होते थे वो अपने क्षेत्र में से जो भू राजस्व वसूली करते थे उसमें 1/11 हिस्सा जो है अपने पास रखता था और
10/11 हिस्सा जो है वह कंपनी को दे देता था। और अगली विशेषता जो थी कि इसके अंतर्गत कॉर्नवालिस ने एक नई कानून व्यवस्था लागू की जिसे सूर्यास्त कानून के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत यह घोषणा की गई थी कि पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार अगर सूर्यास्त तक सरकार को लगान नहीं दिया गया तो जो भी वहाँ का जमींदार होता था उसकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाएगा। इस तरह से ये हमने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं थी क्या हमने जाना। आइए अब हम जानते हैं स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने के कॉर्नवालिस के उद्देश्य क्या थे। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने के जो कॉर्नवालिस के प्रमुख उद्देश्य थे उनमें पहला यह था कि उसका मानना था कि इस पद्धति को लागू करने के पश्चात कंपनी को जो भू राजस्व की जो वसूली करते थे उसमें अधिकतम और स्थायी रूप से उन्हें भू राजस्व प्राप्त होगा। उसका दूसरा जो उद्देश्य था कि कंपनी के विस्तार का लाभ सरकार की बजाय जिम्मेदारों को प्राप्त होगा। और इस कॉर्नवालिस का जो तीसरा उद्देश्य था कि जमींदारी की जो खरीदी और बिक्री व्यवस्था के कारण नगरीय क्षेत्र में मुद्रा का आगमन होगा और जमींदारी प्रगतिशील जमींदार सिद्ध हो सकेगी। इसके कारण कृषि का विकास होगा। उसका अगला उद्देश्य यह था कि उसका विश्वास था यानी कॉर्नवालिस का मानना था कि कृषि के क्षेत्र में जो विकास होगा उससे व्यापार और वाणिज्य के विकास को बढ़ावा देगा। और क्योंकि बंगाल से जो वस्तुएं निर्यात की जा रही थी वो अधिकतर कृषि से ही जुड़ी हुई थी और इसलिए उसको ऐसा मानना था कि हम अगर इस तरह की व्यवस्था करेंगे तो हमें भू राजस्व की हमें वृद्धि होगी। जो था उसका कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने के बाद सरकार जो है वह प्रशासनिक झंझटों से बच सकेगी और क्योंकि जमींदारों के माध्यम से भू राजस्व की वसूली करना आसान हो जाएगा। और इसमें उसका एक और लाभ यह भी था कि वह प्रशासनिक तौर पे लाभ चाहती थी। वह जो कॉर्नवालिस था वह यह सोचता था कि यह सारी व्यवस्थाएं लागू करने से मुझे राजनीतिक लाभ होगा कि ब्रिटिश समर्थक जमींदार वर्ग तैयार हो जाएगा जो ब्रिटिश प्रशासन का समर्थन करेगा। इस तरह से स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जमींदार वर्ग को हुआ और कम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ और किसानों का इसमें कोई भी लाभ नहीं था। आज हमने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में जाना। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।